नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आर्मिनल TG2 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आपने डाउनलोड कर ली होगी, आपने आंसर्स मिलान कर लिए होंगे, स्कोर चेक कर लिया होगा। स्कोर तो कमेंट करके बता ही देना ताकि कट ऑफ और उस पर ज़्यादा एनालिसिस हम सटीक कर सकें। और आंसर की आपने मिलान कर ली तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर आपको लगे कि हाँ इनमें डाउट है या जिन पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। दरअसल मैंने पूरा पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है, समय निकाल कर पढ़ेंगे और आपको हल भी करवाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चंस भेजे गए थे उनमें से एनालिसिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ताकि हम इन क्वेश्चनों के बेस पर समझ सकें कि क्या वास्तव में क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, ऑब्जेक्शन वाले हैं या नहीं है। दरअसल UPPCL और UP आर्मिनल हमें बहुत कुछ सिखाता है। पूरे फैक्ट के साथ बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने UP आर्मिनल का एग्ज़ाम दिया है तो भी ठीक, UPPCL का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दरअसल कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हमें या तो UPPCL बताता है या UP आर्मिनल बताता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हमसे पूछता है ना, वास्तव में बाद में समझ में आती है कि अच्छा ये यूँ पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ये आपसे पेशेंस मांगते हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने के लिए वहाँ बोलते हैं। खैर फिर भी बात करेंगे कौन से ऑब्जेक्शन वाले हैं, उन पर आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है या नहीं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। एप्लीकेशन पर आपको हम बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। आइए ज़रा देखो क्वेश्चन जिस तरह से बच्चे ने सेंड किया ना, मैंने वैसे ही स्क्रीनशॉट ले लिए थे भाई। तो अब देखो एक बार ज़रा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा है क्या। वो स्क्रीनशॉट जिस तरह से भेजे थे ना वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। सवाल एक ही है, इसमें है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन उन्होंने उत्तर को क्या और क्यों कैसे माना मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और दिए गए ऑप्शंस को चूज कीजिए। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की है। अब देखो हम इस तरह की मोटर को ना डबल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। डबल कैपेसिटर मोटर हम इसे बोलते हैं दरअसल। अब वास्तव में तो ये डबल कैपेसिटर मोटर की बात ही नहीं कर रहा। कैसे है चीज़ें मैं बताऊं। ये कह रहा है कि कैपेसिटर मेन वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। गलत हो गया ना, कैपेसिटर तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ऑप्शन नहीं हो तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ऑप्शन हो सकता है, कोई बात नहीं। और कैसे लगता है वो तो हमें पता ही है, वो मैं पूरा पेपर हल कराऊंगा तो अपन चर्चा के साथ वहाँ पर बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि देयर इज ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सिस्टम, यानी सिस्टम में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अब सुनने वाली बात क्या है कि अगर हम इसे डबल कैपेसिटर मोटर माने तब तो सही है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही, तो इस हिसाब से बच्चे कर रहे हैं वो तो सही है ना, कि स्टेटमेंट B सही है और A गलत है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि दोनों ही गलत है। दरअसल इन्होंने दोनों गलत क्यों बताए। अब यहाँ इनके बोलने का जो मतलब था ना इस लैंग्वेज का, ये इतना गलत मतलब निकाला इन लोगों ने, मतलब पेपर बनाने वाले ने। वो कह रहे हैं कि वो कैपेसिटर से स्टार्ट हुई और कैपेसिटर पर ही चलती रही। वास्तव में ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये कह रहे हैं कि उसी कैपेसिटर पर स्टार्ट हुई और उसी पर चलती रही। दरअसल इसको हम स्थायी कैपेसिटर मोटर बोलते हैं, ना कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये यहाँ कंक्लूजन हो गया। नो डाउट क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, ना तो उत्तर करने वाला गलत है और ना ही बच्चा स्टूडेंट इसमें गलत है। ऑब्जेक्शन अगर फ्री है तो कर देना, नहीं तो वो एक्सेप्ट इसको नहीं करेंगे। मैं बताऊँ आपको, वो बता देंगे कि हमने तो छत पंखे की बात करी थी, उसमें कहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में तो नहीं होता ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच। हालांकि इस शब्द का मतलब ये होता है और डबल कैपेसिटर मोटर में एक आता ही है। तो ये था एक क्वेश्चन तो जहां आपको
लग रहा था कि हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्या। और उसके बाद में देखो एक ये रहा और क्वेश्चन थोड़ा वो, क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो देखो ब्लर होना स्वाभाविक है, शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा। मैं और बड़ा करूँगा तो ज़्यादा ब्लर होता जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम तो वैसे ही समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, AC और DC पावर के बीच आपको तुलना करवानी है, ठीक है ना, और बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो दोनों में से सही कौन सा है। पहला कह रहा है कि AC जो है वो DC की तुलना में अधिक महंगी होती है और उनको उत्पादन करना कठिन होता है। अब देखो AC जो है ना वो तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है और इसका उत्पादन जो होता है वो सस्ता पड़ता है और सरल भी होता है, ठीक है, तो कठिन काम तो नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, DC के विपरीत AC को अधिक ऊर्जा हानि के बिना लंबी दूरी तक संचित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस दौरान हम एक और पढ़ते हैं जिसको HVDC बोला जाता है, वो इकोनॉमिकली कहते हैं कि वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है, बट इस दौरान हानि जो है ना वो इसमें ज़्यादा मानते हैं। इसलिए इसने क्या किया कि पहले को तो गलत मान लिया और दूसरे स्टेटमेंट को इसने सही मान लिया, और दोनों सही भी है, आपको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना। ये आपने भेजे हैं इसलिए एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी पूरा पेपर मैं हल करवाऊँगा आपको, नो डाउट, पूरा पेपर हल कराऊँगा, वेट कीजिए। 4 पेपर है, चारों पेपर हल कराऊँगा, आ जाओ फटाफट से। ये क्या कह रहा है, अब इसमें भी देखो इसने क्या किया कि भाषा गलत चूज कर ली। मापी यंत्र में डैम्पिंग के 4 लेवल होते हैं, मैंने चारों कराए आपको, 0 डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और लेवल डैम्पिंग या क्रिटिकल या डेड डैम्पिंग बोलते हैं। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है। अब इसकी पूछने का जो तरीका है ना वो हो सकता है इंग्लिश में समझ आ जाए तो बात अलग है। वो कह रहा है कि जो पॉइंटर है ना वो फाइनल रीडिंग पर जा रहा है तो वहाँ पर धीरे धीरे गतिमान हो रहा है, अंतिम रीडिंग के पास गति नहीं कर रहा है, स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है तो सीधी सी बात है ओवर डैम्पिंग होगा। अगर अंडर डैम्पिंग है तो वो वहाँ पर जाएगा तो जल्दी अपने अंतिम मान पर तुरंत पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ स्थिर होने में समय अधिक ले लेगा। ओवर डैम्पिंग में पहुँचने में समय ले लिया, अंडर डैम्पिंग में वहाँ जाकर स्थिर नहीं होगा, थोड़ी देर हिलता रहेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग में स्मूथ गति भी करेगा, तुरंत वहाँ जाते ही स्थिर भी हो जाएगा। और अगर अंडर 0 डैम्पिंग है तो फिर कभी स्थिर नहीं होगा। तो 4 उत्तर होते हैं। ये डेड डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग दोनों एक ही बात होती है, ये एग्जैक्ट डैम्पिंग बोलते हैं। तो इसका भी सही है, ये कह रहा है कि अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है ना। ये मैंने करवाए हुए हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। ये देखो भाई, जिस तरह से आपने भेजे थे ना स्क्रीनशॉट, मैंने वैसे ही उठा लिए। ये सुनो क्या कह रहे हैं कि एक केबल पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है ना, प्रतिबल केबल पर लगता है, केबल सरफेस पर सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना, उसे एक समान प्राप्त करते हैं हम, और इस प्रक्रिया का तो ये बिल्कुल सही है। इसे केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, केबल की ग्रेडिंग। और ग्रेडिंग की 2 विधियाँ होती है। ये यहाँ पर जी दिए है ना, सी तो है ही नहीं, और ये 2 ग्रेडिंग की विधियाँ होती है। बच्चा कंफ्यूज इसमें है कि गुरुजी अपन ने तो यही तो सुना हुआ है, इंटरशीथ ग्रेडिंग है ना। ये ग्रेडिंग के 2 विधियाँ हैं और वो प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है कि वो प्रोसेस क्या कहलाती है। नो डाउट प्रोसेस को हम ग्रेडिंग बोलते हैं, और ग्रेडिंग के 2 तरीके हैं, या तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग प्राप्त करो या फिर इंटरशीथ ग्रेडिंग हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट या ऑब्जेक्शन नहीं करना है, मैं केवल आपका डाउट दूर कर रहा हूँ। पूरा पेपर जब आएगा तो वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, ठीक है ना। समय निकाल कर उस पूरे पेपर को भी हल कराएंगे। एक ये देखो, अब इन्होंने हमें देखो कितनी बढ़िया चीज़ सिखाई है। आज मैं भी आपको 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि अतिरिक्त उच्च वोल्टता यानी EHT मामले में जो परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप है वो उच्चतर छोर यानी हाई वोल्टेज साइड कितना है और LV साइड कितना है। देखो वोल्टेज जितनी ज़्यादा होती है ना, ड्रॉप को फिर उतना ही कम मानते हैं। तो आज EHT के अलावा मैं आपको LV और MV का भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना।
तो जो हमने 12.5% याद कर रखा है ना, वो 12.5% लो वोल्टेज साइड का है, हाई वोल्टेज साइड फिर 10% है। ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी 10 मान रहा है, 5 मान रहा है, 12.5 मान रहा है, हम क्या करें, समझ से बाहर है। ये है असली उत्तर। अब देखो इसने बताया हमें कि आपको ये चीज़ें ऐसे याद रखनी है। ठीक बात है ना। तो लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज में भी फिर सेम कहानी आती है। क्या कंडीशन क्या है, अगर हाई वोल्टेज साइड की बात करें ना तो 6% का है, अगर एलवी साइड बात करें ना तो इसमें 9% होता है। इसमें भी रेशियो 6 और 9 का आता है, तो इसे थोड़ा इस तरीके से याद रख लेना। उसके बाद में देखो ये एक ए क्लास एम्पलीफायर है, उसकी वोल्टेज और वो करंट देख करके पावर पूछी आउटपुट में। तो इसने देखो सिंपल सी बात है, पावर पूछा है V/I करेंगे, 5 वोल्ट है, ठीक है, और 50 मिली एम्पियर की धारा है। तो अपने हिसाब से देखो ये आपका कितना आना चाहिए, 250 मिलीवाट आना चाहिए ना। इसने 125 मिलीवाट किया, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं सुना। यहाँ देखो क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर कपल्ड है, और ट्रांसफार्मर कपल्ड जब होता है तो एफिशिएंसी 50% होती है। 250 आगे देना चाहिए था, लेकिन इसका आधा ही देगा। आधा बोले तो कितना दिया, 125 मेगावाट। क्वेश्चन मिलीवाट सॉरी, क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने। भाई यूपी आर्मिनल में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 लगा रहा है, वो सीधा क्वेश्चन क्यों देगा आपको यार, ये बताइए। अब यहाँ देखो क्या गड़बड़ हो गई गुरुजी। यहाँ 2 चीज़ें होती है दरअसल। एक हमारे पास होता है न्यूट्रल ग्राउंड, GN लिख रहा हूँ मैं या NG लिख दो, एक ही बात है। वैसे अपन इसको परमानेंट न्यूट्रल ग्राउंड भी बोलते हैं और ग्राउंडेड न्यूट्रल बोल सकते हो। और एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये कह रहा है कि जो अर्थिंग है ना उसके बारे में सही कथन कौन सा है बताओ। तो बाकी सारे इसने जो भी दिए ना वो न्यूट्रल ग्राउंड के दिए हुए। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से जुड़ा होता है और सब स्टेशन पर इसे अर्थ करते हैं, ग्राउंडेड न्यूट्रल का गुण है। ठीक है ना। भू संपर्कित तार में से अनबैलेंस करंट प्रवाहित होती है। अनबैलेंस करंट हमेशा न्यूट्रल में से चलती है। स्टार में याद करो, स्टार में जब बैलेंस हो तो धारा 0 चलती है और अनबैलेंस हो तो करंट तीनों के बीजगणितीय योग के वेक्टर अंतर के बराबर होती है। और भू संपर्कित तार पर पोटेंशियल मौजूद होता है नहीं, अर्थिंग वाला तो पोटेंशियल फ्री होता है ना, अर्थिंग वाले का तो विभव 0 होता है। तो फिर बचा क्या कि जो फॉल्ट करंट होती है, लीकेज करंट होती है, वो अर्थ तार में से होकर प्रवाहित होती है। कोई डाउट नहीं है। काटना पड़ेगा आपको ऐसे काटना पड़ेगा कि ये दोनों तो न्यूट्रल के है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर बचा क्या। हालांकि ये चीज़ें एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद ज़्यादा समझ में आती है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर थोड़ी सी कम समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर कि क्यूरी तापमान, अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक नील ताप और बताया था, दोनों पढ़ना, ठीक है। लोहे चुंबक क्या हो जाता है, अरे भाई वो फेरो से क्या बन जाता है, पेरा। तो क्यूरी तापमान जैसे ही आया, लोहे नाम का तो कोई चुंबक बचा ही नहीं, सब क्या बन गए, पेरा बन गए। अब बच्चा कह रहा है कि गुरुजी लोहे चुंबक का चुंबकीय गुण घटना करना चाहिए था ना, नहीं घटना नहीं करेंगे। फेरो मैग्नेट की तो डोमेन स्ट्रक्चर भंगी हो चुकी है, वो तो ख़त्म हो गया, काम कहानी ख़त्म उसकी तो। अब वो फेरा है ही नहीं, अब कौन है, अब पेरा है। तो लोहे चुंबक का मैग्नेट 0। इस तरह के क्वेश्चंस और थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने मुझे भेजे दोस्तों, लेकिन सारे एक जैसे ही है। तो मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन तो ना करें तो सही है, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसके पास प्रूफ होता है और वो ऑब्जेक्शन स्वीकार करेगा ही नहीं। इसलिए बस जो स्कोर आ गया उसे एक्सेप्ट कर लो और फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करो। बाकी आपका स्कोर क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।